Okay. So, in the last lecture, we talked about serial and parallel schedules. We saw difference between those two categories, and we concluded that serial schedules are always consistent, but parallel schedule may create issues or may create problem. And finally, we saw that if we prove that any given parallel schedule is equivalent to any of the serial schedule that exists, then in that particular case, that parallel schedule will also be consistent always. तो यही काम हमें करना है, और इस को हम सीरियलाइजेबिलिटी बोलते हैं कि हम किसी भी पैरेलल शेड्यूल को एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकें या कर दें, तो वो शेड्यूल एक सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, और सीरियलाइजेबल शेड्यूल हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। तो यहाँ से हमें दोनों बेनिफिट मिलने वाले हैं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि फास्ट प्रोसेसिंग भी हो रही है, एंड सेकेंडली जो भी हमारा रिजल्ट आने वाला है लास्ट में वो कंसिस्टेंट रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का काम हम कर सकते हैं, और दो अलग अलग मेथड है। Very first is known as conflict serializability and second method is known as view serializability। तो इन दोनों की हेल्प से हम कोशिश करेंगे किसी भी पैरेलल शेड्यूल को एक गिवन सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूव करने की। तो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या है, और इसके बेसिस पर एक या दो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, तभी जाकर ही हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट टाइम ये स्लाइड भी डिस्कस हुई थी दैट व्हेनेवर we will consider conflict serializability or view serializability, we will discard or we will not consider or we will ignore rest of the statements other than read and write। तो हम सिर्फ read and write वाली equations पर ही focus करने वाले हैं, बाकी सबको हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे या फिर ये वाले concept को solve करते हुए भूल जाएंगे। चलो, उससे पहले बात कर लेते हैं conflicting instructions। तो यहाँ पर word आ रहा है conflict serializability। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक मैंने लास्ट लेक्चर एंड करते हुए आपसे डिस्कस किया था कि ये अगर मेरे पास एक पैरेलल शेड्यूल है और मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ किसी एक गिवन सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट, तो हमें एक्चुअल में क्या करना होगा। तो मैंने लास्ट में एक बड़ी सिंपल सी बात बोली थी कि अगर मैं ये जो T1 की 4 इंस्ट्रक्शंस हैं और ये जो T2 की 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, ये पहले लिख दूं और ये वाली 4 इंस्ट्रक्शंस बाद में लिख लूं, तो ये डेफिनेटली एक सीरियल शेड्यूल बन जाएगा और वो सीरियल शेड्यूल एग्जैक्टली इस शेड्यूल 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो हमें पता है कि ये शेड्यूल 1 तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट था ही था बिकॉज ये सीरियल है। तो ये भी जब कन्वर्ट हो जाएगा शेड्यूल 1 के इक्विवेलेंट, तो डेफिनेटली ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम इज क्या ये स्वैपिंग हम हमेशा कर सकते हैं, क्या ये इंटरचेंजिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमेशा कर सकते हैं, तो वही हमें देखना है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, भाई हम कभी भी एक ट्रांजैक्शन की आपस में इंस्ट्रक्शंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ भाई इन 4 इंस्ट्रक्शंस को मैं इन 3 इंस्ट्रक्शन से पहले लिख दूं, तो नेवर, वी कैन नॉट change the order of execution of instructions in a single transaction। हम दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की इंस्ट्रक्शंस को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं बिकॉज उससे एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऑर्डर में कहीं चेंज नहीं आएगा। बिकॉज अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 में हमेशा ये 3 इंस्ट्रक्शंस पहले एग्जीक्यूट हो रही थी, उसके बाद ये 4 हो रही थी, और T2 में हमेशा ये 4 पहले थी और ये 4 बाद में थी। तो इन दोनों को स्वैप करने से इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की ऑर्डर पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तो हम एक ट्रांजेक्शन की खुद की इंस्ट्रक्शंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते, हम इंटरचेंज या स्वैप कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रक्शंस को दूसरे ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रक्शन से। तो ये बात भी हमें हमेशा ध्यान रखनी है। नाउ कमिंग बैक टू द मेजर पॉइंट, तो मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों इंस्ट्रक्शन सेट को अगर स्वैप कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो फिर से ये एक सीरियल शेड्यूल बन जाएगा, T1 फॉलोड बाय T2 का सिनेरियो बन जाएगा। मेन प्रॉब्लम इज दैट क्या ये स्वैपिंग हम हमेशा कर सकते हैं। अगर हम हमेशा कर सकते होते तो हम डेफिनेटली हर पैरेलल शेड्यूल में स्वैपिंग कर देते और हमें वो सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट मिल जाता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ
प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो यही हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है कि भाई कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, किस केस में हम स्वैपिंग कर नहीं सकते और किस केस में हम स्वैपिंग कर सकते हैं। तो वही हम सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल पर इसको अप्लाई करके देख लेंगे। चलो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, मैं मान लेता हूँ आई एंड आई जे दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन है दो अलग अलग ट्रांजेक्शन की। तो यानी कि मेरे पास दो ट्रांजेक्शन है टी आई एंड टी जे, तो हम इसको जनरल नोटेशन से स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो आई एक इंस्ट्रक्शन है टी आई ट्रांजेक्शन की एंड आई जे एक इंस्ट्रक्शन है टी जे ट्रांजेक्शन की। तो कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा स्वैप करने पर, यानी कि हम स्वैप कब नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं जो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। तो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर दोनों ट्रांजेक्शंस T1 T2 बोल सकते हैं, TI TJ बोल सकते हैं, अगर अलग अलग डेटा आइटम पर काम कर रही हैं तो कभी भी स्वैपिंग में कोई इशू नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अगर TI काम कर रही है डेटा आइटम A पर और TJ काम कर रही है डेटा आइटम B पर, तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। A जितनी मर्जी वैल्यूज को अपडेट करे, A जितनी मर्जी वैल्यूज को चेंज करता रहे, कोई इशू नहीं है। हाँ निखिल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा, कॉन्फ्लिक्ट कब रेज होगा, स्वैपिंग कब नहीं कर सकते। तो भाई ये हमें ध्यान रखना है, ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें हो रही हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो इसको याद रखने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। तो हमने बोला कि 2 ही स्टैंडर्ड ऑपरेशन है हमारे पास ट्रांजेक्शन के केस में, रीड और राइट। तो अगर मैं 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो 4 अलग अलग केसेस हमारे पास बनते हैं। रीड हो सकता है, रीड राइट हो सकता है, राइट रीड हो सकता है, या फिर राइट हो सकता है। मतलब पहली ट्रांजेक्शन डेटा आइटम को रीड करे और दूसरी ट्रांजेक्शन उस डेटा आइटम को भी रीड करे। सिमिलरली पहली ट्रांजेक्शन डेटा आइटम को रीड करे और दूसरी इसको राइट कर दे। पहली ट्रांजेक्शन राइट करे और दूसरी उस मॉडिफाइड आइटम को रीड करे, और लास्ट में वही ट्रांजेक्शन T1 भी रीड करे अपने राइट करे, कुछ मॉडिफाई करे, और ट्रांजेक्शन T2 भी उसको कुछ मॉडिफाई करे। तो सिर्फ राइट के केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला। अगर 2 ट्रांजेक्शन या जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन सिर्फ डेटा को रीड करना चाहती हैं, डेटाबेस में जो वैल्यू पड़ी है, तो रीड से कभी भी कोई इशू क्रिएट नहीं होता। सिंपल सा लॉजिक, जहां पर W वर्ड आ गया भाई वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। एटलीस्ट 1 राइट अगर हमें कहीं भी मिल रहा है, चाहे वो रीड राइट हो, राइट रीड हो या राइट हो, तो वहां पर हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ट्रांजेक्शंस की। तो ये सिंपल सी 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर डेटा आइटम डिफरेंट है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तब हम इजीली स्वैप कर सकते हैं। दूसरी बात, एटलीस्ट 1 राइट, अगर एक भी W हमें दिख गया तो कॉन्फ्लिक्ट है, उस केस में हम स्वैपिंग नहीं कर सकते। स्वैपिंग सिर्फ कब कर पाएंगे, जब सिर्फ रीड की कंडीशन होगी। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो तो जितने मर्जी लोग एटलीस्ट एक साथ देख सकते हैं कि कितनी सीट्स अभी अवेलेबल है, तो सिर्फ डेटाबेस को हम उस टाइम पर व्यू कर रहे हैं। आप कोई मूवी टिकट को बुक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिर्फ चेक कर रहे हो कितनी सीट्स और मुझे कौन सी बुक करनी है। तो अभी आप बुक नहीं कर रहे, सिर्फ एक आइडिया ले रहे हो कि कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है। तो वो जितने मर्जी लोग एक टाइम पर एक साथ कर सकते हैं, उसमें कभी भी कोई इश्यू नहीं आता। लेकिन अगर एक सीट को एक ही टाइम पर 2 अलग अलग लोग बुक करने लग जाएंगे तो वो एक राइट का केस हो जाएगा। तो राइट हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, कॉन्फ्लिक्टिंग कहाँ पर होती है और कहाँ पर नहीं होती। तो अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको बाकी सारे जो लॉजिक है कॉन्फ्लिक्ट से रिलायबिलिटी का, वो बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है, इफ आई एंड आई जे आर कॉन्सेक्यूटिव इन अ शेड्यूल एंड दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन की और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही मींस या तो वो रीड का केस है और डिफरेंट डेटा आइटम पर है। सो देयर रिजल्ट्स वुड रिमेन द सेम इवन इफ दे हैड बीन इंटरचेंज्ड इन द शेड्यूल। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है तब हम
क्यों उन इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर सकते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं डालेंगी, वो एज इट इज कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेंगी। और अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वही हम स्वैप उसको नहीं करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, हम किसी भी गिवन शेड्यूल एस को एक नए शेड्यूल एस डैश में ट्रांसफॉर्म कर सकें। ट्रांसफॉर्म हमें कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करके दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन की, और वो स्वैपिंग होनी चाहिए नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस की। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम स्वैप नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है डेफिनेटली हम उस केस में अगर स्वैप करने के बाद उस शेड्यूल को किसी भी गिवन एग्जिस्टिंग सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूव कर देते हैं, तो वही हम बोलेंगे कि ये जो दोनों शेड्यूल हैं एस इन एस डैश ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। तो अगर इक्विवेलेंट हमने प्रूव कर दिया किसी भी पैरेलल शेड्यूल को एक एग्जिस्टिंग सीरियल शेड्यूल के, तो भाई वो पैरेलल शेड्यूल भी हमेशा कंसिस्टेंट रहने वाला है। And we say that a schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. तो कोई भी conflict नहीं होना चाहिए नॉन conflicting instructions को अगर हम swap करके एक serial schedule की तरफ ले जाएं तो हम उसको बोलते हैं conflict serializability। तो I hope यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे बड़े सारे डाउट क्लियर कर देता है। इसके बाद भी मैं आपसे दो अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये शेड्यूल 3 ही है। अब इसने एक्चुअल में किया क्या है, अगर हम जरा ध्यान से देखें तो इसने शेड्यूल 3 में से सिर्फ रीड और राइट वाली इंस्ट्रक्शंस को रखा है, बाकी सारी जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो रही थी उन सबको इसने डिलीट कर दिया है। बिकॉज हमने बार बार बोला है कि जो हमारे काम की मेन इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर वो रीड और राइट ही है, बाकी सब ठीक है। हमें पता है कि राइट ने डेटा अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, और रीड ने सिर्फ डेटा आइटम की वैल्यू को रीड कर लेना है। तो मैं जरा यहाँ ध्यान से देखूं, अगर मैं बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस को रिमूव कर दूं तो ये जो पैरेलल शेड्यूल मेरे पास है इसमें जो वैल्यू बचेंगी रीड ए राइट ए, फिर T2 के लिए रीड ए राइट ए, फिर T1 के लिए रीड बी राइट बी, एंड फिर T2 के लिए भी सेम रीड बी एंड राइट बी। तो कुछ यही शेड्यूल यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जिसमें से इन्होंने इंटरमीडिएट बीच वाली सारी वो वाली इंस्ट्रक्शंस डिलीट कर दी हैं जहाँ पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। और फिर ये स्टोरी फिर से वही आ गई, क्या इस गिवन शेड्यूल 3 को हम किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं, इक्विवेलेंट बना सकते हैं या नहीं। तो फिर से बड़ा सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये है कि अगर ये वाली दो इंस्ट्रक्शंस और ये वाली दो इंस्ट्रक्शंस को हम अगर कर दें इंटरचेंज, अगर हम इन दोनों को कर दें स्वैप, इनको यहाँ ले जाएं और इसको फिर हम यहाँ ले आए, तो ये बन जाएगा एक सीरियल शेड्यूल। लेकिन मेन थिंग हमें क्या चेक करना है भाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा अगर हम इनको स्वैप कर रहे हैं तो मुझे कौन बताएगा क्या ये स्वैपिंग पॉसिबल है या नहीं। एनीवन? क्या मैं इन दो इंस्ट्रक्शंस को T2 की दो इंस्ट्रक्शंस को T1 की इन दो इंस्ट्रक्शंस से स्वैप कर सकता हूँ? यस सर। वाई? सर कॉज सर वो टोटल कोई चेंज नहीं करेंगे सर, सेम ही रहेगा, सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रहेगी सर उससे। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता? सर नहीं आएगा। क्यों? सोचो सर, सोचो। सर क्योंकि हम रीड और राइट सर सेम टाइम पे कर रहे हैं, हम बात मतलब रीड पहले नहीं कर रहे और फिर राइट बहुत बाद में नहीं कर रहे। चलो थोड़ा सा आंसर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है हमें। तो भाई हमें करना था इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को स्वैप और इंटरचेंज, और ये स्वैपिंग हम सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो हमने बोला कि भाई रीड रीड पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो मैं अगर यहाँ जरा ध्यान से देखूँ, यहाँ पर राइट है और यहाँ पर रीड है, और मैंने बोला था कि अगर राइट एक भी राइट आ जाए तो हम इसको स्वैप नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर स्वैपिंग पॉसिबल है। तो कोई जरा ध्यान से देख के बता सकता है कि क्यों ये स्वैपिंग पॉसिबल है, क्यों यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला? Anyone else who want to try anything, either incorrect answer, that is also most welcome. Aditya? So I have a confusion.
ओके चलो, तो भाई मैंने यहाँ बोल दिया कि मैं इसको बड़ी इजीली स्वैप कर सकता हूँ। मैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को ऊपर लेकर जा सकता हूँ और इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को यहाँ नीचे लेकर जा सकता हूँ, और जैसे ही मैं ये चीज़ करूंगा तो ये एक सीरियल शेड्यूल बन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। बिकॉज T2 में जो इंस्ट्रक्शन मुझे स्वैप करनी है वो डेटा आइटम ए पर काम कर रही है, और T1 में जो मुझे इंस्ट्रक्शन स्वैप करनी है वो डेटा आइटम बी पर काम कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा यही था, सबसे पहला लॉजिक ही हमारा यही था कि अगर ये इंस्ट्रक्शंस या ट्रांजैक्शंस अलग अलग डेटा आइटम पर काम कर रही हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं होता। हम हमेशा बड़ी इजीली इन इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर डेटा आइटम डिफरेंट है तो मैं यहाँ इजीली इनको स्वैप कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ पर डेटा आइटम सेम होती, यहाँ पर ए होता या यहाँ पर बी होता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई रीड राइट का एक कॉन्फ्लिक्ट मुझे नजर आ रहा था। उस केस में मैं ये स्वैपिंग नहीं कर सकता था। सो जस्ट बिकॉज द डेटा आइटम्स आर डिफरेंट फॉर द इंस्ट्रक्शंस which we want to swap, so definitely swapping is possible. That means there isn't any conflict, because जब डेटा आइटम ही सेम है फिर हम बाकी की इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे नहीं कि रीड राइट आ रहा है, राइट राइट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करूंगा मुझे मिल जाएगा कुछ ये वाला शेड्यूल, और डेफिनेटली आप ये देखोगे कि ये जो शेड्यूल बना है ये एक सीरियल शेड्यूल है, जहां पर T1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर T2 एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये डेफिनेटली जो हमारा शेड्यूल 1 था ये उसके इक्विवेलेंट ही है। तो डेफिनेटली ये वाला जो शेड्यूल 3 था ये एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, बिकॉज इस शेड्यूल की कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट स्वैप कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये इंटरचेंज होने के बाद डेफिनेटली किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आ रहा है। सो शेड्यूल 3 कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शेड्यूल 6, which is a serial schedule where T2 followed by T1 by a series of swaps of non-conflicting instruction. Therefore, schedule 3 क्या है? This is called as conflict serializable schedule. So I hope आदित्य आपका जो डाउट है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हो। So here we are looking at the data items. सो वही यहाँ पर मेन जो स्टोरी थी उसी वजह से यहाँ पर इंटरचेंजिंग पॉसिबल है। Sir, if in case it is read A, write B, so then we'll see that how many times read is coming. तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसकी अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? Yes, sir. चलो, उसके बाद नेक्स्ट ये बोलता है कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर जो ये गिवन शेड्यूल है दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो कैन एनीवन टेल मी मुझे इसको सीरियल शेड्यूल बनाने के लिए क्या करना होगा? कैसे बना सकते थे हम इसको सीरियल शेड्यूल? वैसे जनरल बात करें सर T4 में भी रीड क्यों लिख देते अगर हम? कहां पर? इंस्ट्रक्शंस आपके पास 3 ही है, ट्रांजैक्शन आपके पास 2 ही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये पैरेलल शेड्यूल गिवन है, उसको मुझे सीरियल बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं इस राइट ऑफ क्यू को ऊपर ले जाऊं, इसको मैं इंटरचेंज कर दूं इससे, तो क्या ये सीरियल शेड्यूल बन जाएगा? Yes or no? So what is the use of swapping? स्वैपिंग कर कर अगर हम किसी सीरियल शेड्यूल तक पहुंच सकते हैं तो हम स्वैपिंग करेंगे। But here both the instructions are same. Yes, that is okay, but both of the instructions are executed by different transaction ना। मुझे सिर्फ ये बताओ अभी जो हमें सिनेरियो गिवन है क्या ये एक सीरियल शेड्यूल है या पैरेलल शेड्यूल है? Parallel. पैरेलल है। और अगर मैं इस राइट ऑफ क्यू और इस राइट ऑफ क्यू को इंटरचेंज कर दूं, स्वैप कर दूं, इसको ऊपर लिख दूं इससे और ये नीचे आ जाए, तो ये एक सीरियल शेड्यूल होगा? Yes, sir. होगा। लेकिन मेन थिंग इज दैट क्या मैं इनको स्वैप कर सकता हूं? नो सर। No, sir. नो। व्हाई? So because right is coming 2 times. दैट इज ओके, बट फर्स्ट थिंग इज दैट सेम डेटा आइटम पर काम हो रहा है। सबसे पहले हमें वो चेक करना है, ये भी क्यू की वैल्यू को राइट कर रहा है, ये भी क्यू की वैल्यू को राइट कर रहा है।
तो अगर डेटा आइटम सेम है उसके बाद अगर हम चेक करेंगे भाई यहाँ रीड होता तब कोई इशू नहीं था, तब हम डेफिनेटली स्वैप कर सकते थे, लेकिन एक भी W आ गया, एक भी राइट आ गया, तो यही तो हमारी ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की कंडीशन बोलती है कि भाई राइट और राइट अगर आ जाएगा तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को अगर स्वैप करने की कोशिश करेंगे तो ये बाद में हमें डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट डेटाबेस की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर डेटा आइटम भी सेम है और दोनों ही राइट हैं, तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट स्वैप दीज इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं इनको स्वैप नहीं कर सकता हूँ तो भाई ये मैं इस पैरेलल शेड्यूल को किसी भी सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर सकता तो ये जो गिवन शेड्यूल है ये एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हो। We are unable to swap the instructions in the above schedule to obtain any of the serial schedule। या तो T3 followed by T4 मैं कर लूँ, या मुझे T4 followed by T3 मिल जाए, तो भाई मैं इस राइट ऑफ क्यू को भी ऊपर नहीं लेके जा सकता, रीड ऑफ क्यू से ऊपर भी नहीं लेके जा सकता, बिकॉज हम एक ट्रांजेक्शन की खुद की इंस्ट्रक्शंस तो कभी भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो क्लियर है ये सबको? So not conflict serializable means that conflict may occur. Conflict serializability means we can convert the given parallel schedule into any of the equivalent schedule, and non-conflict serializable schedule means, या फिर non-conflict serializability means we cannot convert the given parallel schedule to any of the equivalent serial schedule। Yes, sir. ठीक है, तो नाम से आपको लग रहा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी तो मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम सारे कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर हम सीरियलाइजेबिलिटी तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मींस, तो ये वाला जो शेड्यूल था ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल था, बिकॉज यहाँ पर हम सीरियलाइजेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, हम किसी एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल के पास पहुंच गए थे, लेकिन इस गिवन पैरेलल शेड्यूल के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो गिवन शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। क्लियर है सर? तो यहाँ पे जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस वजह से अगर हो रहा है क्योंकि हम क्यू एक ही आइटम पे लगा रहे हैं और W भी आ रहा है। हाँ देखो, या तो यहाँ पर P होता फिर डेफिनेटली हम इनको इंटरचेंज कर सकते थे, पहली कंडीशन ये पॉसिबल थी, या फिर ये दोनों रीड होती, रीड ऑफ क्यू को हम स्वैप कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर दोनों जगह रीड है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, और बाकी में आप देख सकते हो, मैं सिंपल सी एक लाइन में ही कंक्लूड कर देता हूँ, भाई एक भी राइट आ जाए अगर कहीं पर तो स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है, चाहे वो रीड राइट हो, राइट रीड हो, या फिर राइट राइट हो। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन सबसे पहले मेन चीज हमें डेटा आइटम देखनी है। अगर डेटा आइटम डिफरेंट है तो फिर ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली, बिकॉज आप ध्यान से देखो यहाँ सबके अंदर सेम डेटा आइटम लिखी हुई है, रीड ऑफ क्यू, राइट ऑफ क्यू। अगर ये रीड ऑफ क्यू है, राइट ऑफ पी है, फिर कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। क्लियर? सबसे मेजर थिंग, डेटा आइटम अगर डिफरेंट है फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर चाहे रीड आता रहे फिर चाहे राइट आता रहे। क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, तो भाई उसके बाद चेक कैसे करेंगे कि कोई गिवन पैरेलल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं? तो सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक, भाई मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर करके देखता रहा हूँ, मुझे पता चल गया है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग है, कौन कौन सी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। बट ये हमें गिवन है, एक बहुत छोटा सा शेड्यूल हो सकता है, इन एक्चुअल हमारी ट्रांजेक्शंस दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी हो, और इवन हो सकता है 4 ट्रांजेक्शन का एक शेड्यूल हो। तो उस केस में बार बार चेक करते जाना, इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करना थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लेक्स टास्क। तो हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर प्रेसिडेंस ग्राफ की हम हेल्प लेने वाले हैं, और प्रेसिडेंस ग्राफ की हेल्प लेके हम 2 मिनट के अंदर बता पाएंगे गिवन पैरेलल शेड्यूल के लिए कि भाई हम इस गिवन पैरेलल शेड्यूल को किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हैं या नहीं, और उस केस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह का काम करने के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं प्रेसिडेंस ग्राफ की। तो ग्राफ आई होप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एज वेल एज एजेस। तो यहाँ पर जो एजेस होने वाली हैं वो डायरेक्टेड एजेस होने वाली है, और डायरेक्टेड ही हमें हमारे फाइनल रिजल्ट तक लेकर जाने वाली है। तो प्रेसिडेंस ग्राफ में करना क्या है वो हम सीख लेते हैं।
सो कंसिडर सम शेड्यूल ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो भाई जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन का शेड्यूल गिवन हो सकता है, T1 T2 T3 हो सकता है, सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं। सो प्रेसिडेंस ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ वेयर द वर्टिसेस आर द ट्रांजेक्शन्स। तो भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी मेरे गिवन शेड्यूल में उतनी मैं वर्टिसेस बना लूंगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड वी विल ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम TI टू TJ। तो हम TI से TJ तक कब एक एज या एक आर्क बनाएंगे, इफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दोस टू ट्रांजेक्शंस विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग। तो अगर मुझे कहीं भी उन दोनों ट्रांजेक्शंस के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी तो साथ के साथ मैं एक एज ड्रॉ कर लूंगा। और क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि अगर 2 अलग अलग ट्रांजेक्शंस हैं T1 एंड T2, तो सबसे पहले हम 2 अलग अलग वर्टिसेस बना लेंगे और फिर T1 से T2 एज कब बनेगी और T2 से T1 एज कब बनेगी तो वो हम सीखते हैं। तो भाई नेक्स्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड होने वाली है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा लेके जाऊंगा यहाँ पर जैम बोर्ड की तरफ, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। जो भी आप लोगों के अभी भी डाउट थे, 1-2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं, वो सारे भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ आप जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का आएगा कि ये आपको गिवन है एक शेड्यूल। इस शेड्यूल के अंदर आपको गिवन है 3 अलग अलग ट्रांजेक्शंस T1 एंड T2 एंड T3, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भाई क्या ये गिवन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो सिंपल सी बात आपसे पूछ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है क्या, तो है मतलब क्या इस गिवन पैरेलल शेड्यूल को हम विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। तो प्रेसिडेंस ग्राफ के लिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको बना लेनी है 3 अलग अलग नोड्स जितने आपके शेड्यूल के अंदर होने वाली है ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर कितनी नोड्स बनेंगी? 3 बिकॉज वी हैव 3 ट्रांजेक्शन्स T1 T2 एंड T3। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये आपको समझ आ जाएगा तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। हमें करना क्या है, हमें टॉप टू बॉटम जाना है सबसे पहली बात। ऐसे ही हम हमेशा इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं या उनकी डेटा को चेंज करते हैं। और जरा ध्यान से ये बात देखो, आप किसी भी एक रो में 2 इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई, तो डेफिनेटली हम बोल रहे हैं कि ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इकट्ठे रन होती हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है भाई यूनी प्रोसेसर सिस्टम हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं हमेशा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ोगे तो उसमें हमेशा यूनी प्रोसेसर होगा, यानी कि CPU भाई एक टाइम पर तो एक ही ट्रांजैक्शन की एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। फिर हम क्यों बोल रहे हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, बिकॉज CPU सिर्फ T1 नहीं चला रहा, CPU ने कुछ फ्यू नैनो सेकंड्स के लिए T1 की ये वाली इंस्ट्रक्शंस रन कर दी और जस्ट आफ्टर दैट उसने T3 की ये वाली 2 इंस्ट्रक्शंस रन की, फिर वो स्विच कर गया T2 पे। तो इस तरह से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन एक टाइम पर भाई डेफिनेटली किसी एक ट्रांजैक्शन की एक इंस्ट्रक्शन ही CPU एग्जीक्यूट कर सकता है अगर जो हमारा सिस्टम है वो यूनी प्रोसेसर है। तो यूनी प्रोसेसर ही हम हमेशा एज्यूम करके रखते हैं। आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं डुअल कोर, क्वाड कोर, तो वहां पर लगे हुए हैं 4-4 CPU क्वाड कोर में। तो वो फास्ट इसलिए है बिकॉज वहां पर 4 CPU है, एक टाइम पर इकट्ठी 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो ये सारा आप पढ़ने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैं वापस आता हूँ ट्रांजैक्शन पर। हमें आगे करना क्या है, मुझे चेक करना है भाई ये जो गिवन पैरेलल शेड्यूल है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मीन्स क्या मैं इस पैरेलल शेड्यूल को किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकता हूं या नहीं। तो भाई हमें देखो यहाँ जरा ध्यान से देखना, एक डेटा आइटम मेरे पास X है, एक डेटा आइटम मेरे पास Y है और तीसरी डेटा आइटम मेरे पास Z है। ऑपरेशंस हमेशा मेरे पास 2 ही रहने वाले हैं इन क्वेश्चंस में, एक रीड होगा एक राइट होगा। रीड क्या करता है आपको पता है, राइट क्या करता है आपको पता है। करना क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाना है, टॉप से स्टार्ट हो जाना है। रीड ऑफ X है भाई सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो T1 ने एग्जीक्यूट की। उसके बाद देखो खुद की ट्रांजैक्शन को तो भूल जाना है बिकॉज एक ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शन का खुद की ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शन से तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता। बाकी बचती है 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले मुझे चेक ये करना है भाई बाकी जो 2 ट्रांजैक्शन है उसमें कहीं पर X आ रहा है। तो मैं 1 बाय 1 जरा चेक करता हूँ। तो ये दोनों तो Z हैं और ये है Y और ये भी है Y, ये है Z। तो एक है भाई W ऑफ X। तो यहाँ पर डेटा आइटम X थी, यहाँ पर भी डेटा आइटम X थी। अब मैं चेक करूंगा कि भाई ऑपरेशन कौन सा है। तो मुझे पता है
कि सेम डेटा आइटम हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसके बाद अगर दोनों रीड होते तब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर है रीड और यहाँ पर क्या है, राइट है। तो अगर यहाँ पर राइट है तो मतलब भाई मैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को तो स्वैप नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सीरियल शेड्यूल बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट T1 और T3 के बीच में। तो सब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर बना देंगे एक डायरेक्टेड एज T1 से T3 की तरफ, बिकॉज हमने स्टार्ट किया था T1 से। तो T2 की अगर मैं सारी ऑपरेशंस चेक करूं तो उसकी कोई भी ऑपरेशन X पर तो काम कर नहीं रहा, तो यहाँ पर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं वाला। और T3 की भी जो पहली दो इंस्ट्रक्शन थी वहां पर कोई इशू नहीं था बिकॉज Z पर काम कर रहा था, लेकिन लास्ट एक ऑपरेशन ऐसा था W, राइट, तो वो X था। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, मतलब मैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को तो कभी भी स्वैप नहीं कर सकता। स्वैप नहीं कर सकता तो मैंने लगा दिया है T1 से T3 की तरफ एक एरो। तो ये मुझे हमेशा भाई ये बताता है कि T1 तो हमेशा पहले चलेगा ही चलेगा T3 से। क्यों, कब हमें ये काम आएगा, जब हम देखेंगे कि अगर ये सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट हो सकता होगा तो सबसे पहले कौन सी ट्रांजेक्शन चलेगी, ये हमें वहां पर हेल्प करने वाला है। तो उसकी बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये RX का काम कंप्लीट हो गया है, इसको हम भूल जाएंगे। इसके बाद हम इसकी नीचे की जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं सिर्फ उसकी बात करेंगे। सेकंड इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, R of Z। तो ये D3 की इंस्ट्रक्शन है, इसका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। इसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या तो T1 की इंस्ट्रक्शन से या T2 की इंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले डेटा आइटम चेक करनी है, भाई Z है तो Z का अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो Z के साथ ही होगा, अगर बाकी XY है तो नहीं होगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर Z है, मैं T1 को अगर चेक करूँ तो T1 में Z नहीं है, और मैं सिर्फ चेक कर लेता हूँ फिर T2। तो T2 में यहाँ तो YY था, लेकिन एक लास्ट इंस्ट्रक्शन मुझे मिल गई W of Z, तो ये भी Z की वैल्यू को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पर है R और यहाँ पर है W। तो जैसे ही मुझे मिल जाएगा एक रीड राइट का कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट वन राइट चाहिए मुझे तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो सिंपल सा मतलब है भाई हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को भी स्वैप नहीं कर सकते, ये भी कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा T3 से T2 की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ये भी फिनिश हो गया, इसको हमें भूल जाना है, इसके ऊपर की सारी इंस्ट्रक्शंस को भूल जाना है, हमें चलना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। तो मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है W of Z। तो फिर से हमें सिर्फ देखनी होती है जिस इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे होते हैं उससे नीचे की सारी इंस्ट्रक्शंस। तो W of Z, तो मैंने फिर से देखा भाई T1 में तो कहीं Z पर काम ही नहीं हो रहा, मैं चेक कर लेता हूँ T2 पर, तो T2 पर Z पर काम हो रहा है। W और W तो कंफ्लिक्टिंग ही है, और मैं ऑलरेडी T3 से T2 पर एक एज बना चुका हूँ, तो मैं दोबारा इसको नहीं बनाऊंगा, ये ऑलरेडी काम हो चुका है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, R of Y। तो यहाँ पर डेटा आइटम है Y, इसके नीचे मैंने इंस्ट्रक्शंस पर देखा भाई T3 में तो एक ही ऑपरेशन बचा था, वो तो X पर काम कर रहा है, खुद से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या नहीं, तो यहाँ पर एक Y है एक X है, तो क्या यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा? नो सर, No, Why? sir. Because दोनों रीड है सर। right is Okay. not coming. परफेक्ट। तो भाई यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला, हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को डेफिनेटली स्वैप कर सकते हैं अगर हमें नीड है सीरियल में कन्वर्ट करने की, तो ये प्रॉब्लम नहीं देने वाली। यहाँ पर Y है नहीं, आपस में खुद की इंस्ट्रक्शन से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो T3 से हम इस केस के लिए तो कहीं भी कोई एरो या डायरेक्टेड एज नहीं बनाने वाले। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, R of Y। R of Y से हम चेक करते हैं T3 पर तो X है, कुछ नहीं होने वाला। और मैं जरा चेक कर लेता हूँ T2 तो Y पर काम कर रहा है, और एक यहाँ पर आ गया है रीड, और यहाँ पर क्या आ गया है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर T1 से T2 की तरफ भी हम क्या बना देंगे, एक डायरेक्टेड एच। ये फिनिश। नेक्स्ट W of Y, यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। नेक्स्ट W of X, तो W of X और W of X को क्या हो गया, ये Non-conflict serializable. नहीं, ये क्या हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, W of X और W of X? Yes, sir. यस। तो जैसे ही है तो हमने क्या करना है, T3 से T1 पर क्या बना देनी है, एरो। Directed edge. H। ठीक है, उसके बाद W of Z है और ये W of X है, तो बाकी का काम हमारा फिनिश हो गया है। तो भाई ये हमारी ओवरऑल पिक्चर बनी है प्रेसिडेंस ग्राफ की। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करेंगे
अगर हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर बन जाती है साइकिल तो भाई वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यानी कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर साइकिल नहीं बनती, अगर ये ए साइक्लिक है तो ये डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट। तो मुझे जरा ध्यान से बताओ यहाँ पर साइकिल बन रही है या नहीं कहीं भी पूरे ग्राफ में? नो सर। ओके, सर एनी T1 अदर और आंसर? T3 के बीच में बन रही है सर, कहाँ पर? T1 और T3 के बीच में। ओके गुड। तो भाई अभी तक जब तक मेरी लास्ट एज नहीं आई थी यहाँ पर ये साइकिल नहीं बन रही थी, बिकॉज डायरेक्टेड एजेस हैं, तो डायरेक्टेड एजेस में तो डायरेक्शन काम करेगी। लेकिन जैसे ही हमने ये WX और WX का कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आप देख सकते हो भाई ये एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ पर एरो है और यहाँ से यहाँ पर एरो है। तो जैसे ही ये साइकिल मुझे मिल गई मैं साथ के साथ बोल दूंगा भाई ये तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, इसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते किसी भी सीरियल के अकॉर्डिंग, इसको तो ऐसे ही चलते रहने दो और चलते रहने दो। तो ये कंसिस्टेंसी दे या ना दे कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है सब लोगों को? एनी डाउट एनीवन? सर ओवरऑल साइकिल नहीं दिखा? ओवरऑल साइकिल नहीं, कहीं भी एक साइकिल बन जाए किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में भी। ओके सर। अगर ये वाली एज नहीं होती फिर कहीं साइकिल नहीं थी, लेकिन ये जो लास्ट में आ गई है WX और WX, इससे T3 से T1 की तरफ चली गई है एक एज, और ये एज जाती ही हमें मिल गया एक साइकिल। साइकिल मिलते ही हम बोल देंगे कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर साइकिल नहीं मिलती यानी कि ए साइक्लिक होता है तब ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, तब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे वन बाय वन बताते जाओ। सबसे पहले कितने नोड्स बनेंगे? 3। तो भाई एक और शेड्यूल हमें गिवन है, इसको हमें चेक करना है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो T1, T2 और T3 में बना लेता हूँ, प्रोसेस सेम रहने वाला है। बार बार आपको ये चीज करनी पड़ेगी, जितनी बार ट्राई करोगे उतनी जल्दी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी मिस्टेक आपकी कम होगी। चलो टॉप टू बॉटम हमें चलना है। सबसे पहले है रीड ऑफ एक्स। तो रीड ऑफ एक्स को मुझे चेक करना है T2 और T3 से। तो भाई यहाँ तो है y और x मुझे मिल रहा है, और यहाँ पर मुझे मिल रहा है x, और यहाँ पर एक y है और एक x है। तो भाई है कोई कॉन्फ्लिक्ट? यस सर। यस सर। कहाँ कहाँ? सर T2 में भी है, T3 में भी है। ओके वेरी गुड। तो आप जरा ध्यान से देखते हो, T1 का जो RX है वो इसके WX से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, और T1 का जो RX है वो इसके भी WX से कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो भाई बड़ी इजीली मैं यहाँ से यहाँ भी एक एज बना देता हूँ और यहाँ से यहाँ भी एक एज बना देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड ऑपरेशन पर, R ऑफ Y। R ऑफ Y को हमें बाकी सारी नीचे वाले ऑपरेशन से चेक करना है। तो यहाँ तो X है, तो T1 में तो इशू नहीं आएगा एटलीस्ट इस केस में। और यहाँ पर रीड हो गया है y और यहाँ पर राइट हो गया है x। तो कुछ है इशू यहाँ? नो सर। नो, इस वैल्यू के लिए तो नहीं है, बिकॉज ये डेटा आइटम तो सेम थी लेकिन रीड हो रहा था। रीड कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। इसको अगर हमें नीड पड़ी तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं लेटर ऑन। चलो उसके बाद जो दूसरा था वहां पर x था। थर्ड इंस्ट्रक्शन पर आते हैं, रीड ऑफ y है T3 के लिए। तो T1 में तो x पर काम हो रहा है, लेकिन मैं अगर T2 पर जाऊं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट। W ऑफ y। तो Yes, यहाँ sir. पर डेटा आइटम सेम है और रीड राइट का केस है, तो हम बनाने वाले हैं T3 से T2 की तरफ एक एज। क्लियर? चलो W ऑफ y, तो ये है y, ये है x, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर भी है x, तो इसके लिए तो कोई इशू नहीं हो रहा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं W ऑफ x के लिए। तो भाई W ऑफ x एंड R ऑफ x, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो T1 से T2 में ऑलरेडी एज बना चुका हूँ। और उसके बाद W ऑफ x, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो मैं T1 से T3 भी ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, एक एज बना चुका हूँ। चलो W ऑफ x सिर्फ T2 में ही इंस्ट्रक्शंस रह गई हैं, तो W ऑफ x और R ऑफ x करने वाली है प्रॉब्लम क्रिएट। तो T3 से T2 भी अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी हम एक एज बना चुके हैं, तो ये भी हो गया, और इसके बाद तो हमें मैच करना ही नहीं है। सो नाउ व्हाट अबाउट द ओवरऑल कंक्लूजन? इज देयर एनी साइकिल इन द ग्राफ? नो सर। नो। तो इस एग्जाम्पल में इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब हमने कोशिश की तो हमने देखा भाई कहीं भी इस डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं बनी। ये एक ए साइक्लिक ग्राफ है, और अगर ये ए साइक्लिक है तो भाई डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो सिंपल सा मतलब है इस
पर्टिकुलर गिवन पैरेलल शेड्यूल को मैं किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट बना सकता हूं, और जब ये उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तब ये डेफिनेटली हमेशा कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। लास्ट थिंग, कैसे फाइंड करें भाई, क्या ऑर्डर रहने वाला है। कल के लेक्चर में हमने सीखा कि भाई 3 इंस्ट्रक्शंस है तो 3 फैक्टोरियल 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं, T1 T2 T3 T1 T3 T2 T2 T1 T3 T2 T3 T1 एंड लास्ट T3 T1 T2 एंड T3 T2 T1। तो इसमें से ये कौन से सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होगा, तो भाई हम 1 बाय 1 इसको बनाते रहें, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा वहां पर हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को इंटरचेंज करके देखते रहें। तो उससे बढ़िया हम एक बड़ा ही सिंपल सा काम कर लेते हैं। तो वो सिंपल सा काम क्या है वो हम जरा देख लेते हैं। तो भाई जब भी आपको पता लग गया कि ए साइक्लिक ग्राफ बन रहा है, आपको कंफर्म हो गया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यानी कि हम इसको किसी ना किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ जरा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो, तो यहाँ पर 6 डिफरेंट पॉसिबल है सीरियल शेड्यूल्स, तो ये हो सकता है एक से ज्यादा सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट भी बन सकता है। करना क्या है, बड़ा ही सिंपल सा काम करना है, डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। तो भाई यहाँ पर सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बड़ी सिंपल सी चीज ढूंढनी है अपने इस ग्राफ में। मुझे सबसे पहले वो वाली नोड बताओ जिसकी इन डिग्री जो है वो 0 है। कोई है ऐसी नोड जिसकी इन डिग्री 0 हो, यानी कि उस नोड की तरफ कोई एज नहीं आ रही। T1 परफेक्ट आंसर। तो भाई आप जरा ध्यान से देखोगे, T2 की जो इन डिग्री है वो 1 है, सॉरी 2 है, बिकॉज यहाँ से भी एक नोड एज जा रही है, यहाँ से भी एक एज जा रही है, और T3 की जो इन डिग्री है वो इनिशियली क्या है 1 है। तो इसकी 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो हमें हमेशा फाइंड करनी है 0 इन डिग्री वाली नोड सबसे पहले अपने ग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब ये है भाई सबसे पहले तो T1 चलेगा, अगर मैं इसको किस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट होगा। तो जैसे ही हमने देखा भाई T1 आ गया, उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको यहाँ से कर देना है रिमूव, और इसको रिमूव करते ही इससे भी जितनी भी कंसर्न्ड एजेस होंगी वो भी आपको कर देनी है रिमूव। तो अब मेरे पास बचा सिर्फ इतना स्ट्रक्चर। तो अब मुझे बताओ भाई कौन से नोड की इन डिग्री जो है वो 0 है? T3। ओके तो आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ ये मेरे पास पिक्चर बची है। तो T2 पर तो एक एज जा रही है, तो T2 की इन डिग्री 1 है, T3 पर कोई भी एज नहीं आ रही। तो उसके बाद हम इसको लिख देंगे T3, और फाइनली मेरे पास एक ही नोड बची है। तो ये है मेरा लास्ट परफेक्ट आंसर। इस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट ये गिवन पैरेलल शेड्यूल डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। आप इसको चेक करके देख सकते हो, आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना। आप जहां जहां पर पॉसिबल है कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, उसकी इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर देख लेना। और इवन आप इसकी इंस्ट्रक्शन को कुछ इस तरह से, यानी कि पहले T1 की दोनों इंस्ट्रक्शंस चलाई, फिर T2 की दोनों इंस्ट्रक्शंस चलाई, और T3 की सॉरी, और सबसे लास्ट में अपने T2 की अगर 4 इंस्ट्रक्शंस चलाओगे तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर x और y की वैल्यू इनिशियलाइज कर यहाँ पर जब चेक करोगे तो भाई ये हमेशा आपको कंसिस्टेंट डेटाबेस पर लेकर जाएगा। इवन ये वाला पैरेलल शेड्यूल भी आपको कभी भी इनकंसिस्टेंसी नहीं प्रोवाइड करेगा, और ये हमेशा इक्विवेलेंट होगा इस गिवन सीरियल शेड्यूल के। तो इस सीक्वेंस में अगर हम इन ट्रांजैक्शन को फॉलो करेंगे तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इस पैरेलल शेड्यूल को एग्जीक्यूट करने पर भी आएगा। और मेन थिंग इज दैट वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, हमेशा कंसिस्टेंट होगा। सो आई होप ये क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछ सकते हो। एनीवन? नो? नो सर। चलो ठीक है, मैं लास्ट की एक स्लाइड है, बिकॉज जो बाकी के इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या होते हैं, कैस्केडलेस शेड्यूल क्या होते हैं, कैस्केडिंग क्या होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लास्ट में बोलता है कि कोई भी शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तब होता है इफ एंड ओनली इफ इट्स प्रेसिडेंस ग्राफ इज एसाइक्लिक। तो अगर ग्राफ में कहीं भी साइकिल नहीं बन रही तो वो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो मैं इसको किसी ना किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकता हूँ, और ये हमेशा ही कंसिस्टेंट रहने वाला है। तो भाई यहाँ पर ये बात कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूँ। ओमेगा एन, थीटा एन एंड बिग ओ एन होते हैं, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, तो हमें उससे ज्यादा डील नहीं करना। लास्ट में कहता है कि अगर ग्राफ एसाइक्लिक है तो मेरे को सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, तो हमें
लगा देनी है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या हम चेक करते हैं, इन डिग्री का लॉजिक ही चेक करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मैंने एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बोली थी, भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्टली एक ही सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो, तो एक से ज्यादा सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। तो ये जो एक ग्राफ बना है इनके अकॉर्डिंग, तो ये एक एसाइक्लिक ग्राफ है जहां पर कहीं साइकिल नहीं बन रही तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब ये कहता है कि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कि ये कौन से सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट। तो हम जहां जरा ध्यान से देखें तो ये एक ऐसी नोड है जिसकी इन डिग्री 0 है, तो डेफिनेटली T1 सबसे पहले आएगा, और जैसे ही इसका काम खत्म हुआ तो ये भी हट जाएंगी। तो अब आप जरा ध्यान से देखोगे, मेरे पास दो नोड्स ऐसी हैं जिनकी इन डिग्री 0 है। तो नाउ इट्स माय चॉइस कि मैं पहले टीजे को लिखना चाहता हूँ या टीके को लिखना चाहता हूँ। तो अगर हम टीजे को लिखेंगे तो उसके बाद ये डिलीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर पहले टीके आएगा बिकॉज उसकी इन डिग्री 0 है, लास्ट में टीएम आएगा। और अगर हम करते हैं पहले टीके को कंसिडर, तो उस केस में ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो उस केस में कुछ सीक्वेंस बनेगा। तो ये वाला जो पैरेलल शेड्यूल था जिसके लिए ये प्रेसिडेंस ग्राफ बना, ये इन दोनों के दोनों सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, एंड डेफिनेटली ये कंसिस्टेंट रहने वाला है। सो दिस इज द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर फॉर दिस गिवन शेड्यूल। ए वुड बी आइदर बी और सी। तो इसमें से हम क्या लेना चाहते हैं, कई बार आपको ऑप्शन में दोनों भी गिवन हो सकता है। सो दिस इज, आई थिंक अब तो आपके एग्जाम जो हो रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, एंड I have tried my best to explain each and everything. Still, if anyone having any doubt, please feel free to ask me. Clear है?